ओके ओके ओके। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है टर्बो जेट से बेटा, एक क्वेश्चन आता है टर्बो फैन, एक क्वेश्चन आता है टर्बो शाफ्ट, एक क्वेश्चन आता है टर्बो प्रोप। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस के अंडर है और जितने में से क्वेश्चन आ सकता है। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर से क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अभी हमने टर्बो फैन इंजन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। इन चारों में से प्लस ब्रेटन में से बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं पावर प्लांट में जेट की बात करूं तो, या ब्रेटन की बात करूं। यहाँ पे एक बात देखो ध्यान से बेटा, हमने क्या देखा था कि यहां से एयर आएगी, यहां से एयर आएगी, और यहाँ पे जो ये फैन है इसको बोला जाता है फैन। तो अगर तो सबसे आगे ये फैन लगा है तो इस इंजन को बोला जाएगा टर्बो फैन इंजन। अब मेरे को जल्दी से बताओ इस फैन का यूज क्या था? एयर को सक करना सर। एयर को सक करना। और दूसरा? कूलिंग प्रोवाइड करता है। नहीं बेटा। प्रेशर इंक्रीज करना। नहीं बेटा। सर ये जो गैस बाहर आउटसाइड जाती है सर, उसको टेम्परेचर सब बाहर सर कोलिजन होने से बचाती है सर। वेरी गुड। देखो टर्बो फैन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? बायपासिंग। बायपासिंग। अगर आप टर्बो फैन इंजन यूज कर रहे हो तब आप बायपास करोगे। क्या बायपास करोगे बेटा? ये आपका कोर इंजन है, ये आपका कोर इंजन है जिसके अंदर बर्निंग हो रही है, और ये आपका बायपास इंजन है जहां से आप एयर को बायपास कर रहे हो, यहां से आप एयर को बायपास कर रहे हो। तो बेटा टर्बो फैन का अगर एग्जामिनर मेन यूज पूछता है तो आपने क्या आंसर देना है? इट इज यूज टू बायपासिंग द एयर फ्रॉम द कोर ऑफ द इंजन। तो होता क्या है, ये जो टर्बो फैन है जो एयर को सक करता है, अगर ये टर्बो फैन नहीं भी होगा ना बेटा तब भी एयर सक होगी अंदर, क्योंकि कंप्रेसर खींचेगा उस टाइम पे। तो अगर तो ध्यान में रखना, अगर तो फैन सबसे आगे लगा हुआ है तो उस इंजन को आप क्या बोलोगे? टर्बो फैन इंजन। और बेटा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि टर्बो फैन इंजन का यूज क्या है, तो टर्बो फैन इंजन का यूज है यहाँ पे एयर को बाईपास करना। एयर को बाईपास करना किससे? जो कोर इंजन में एयर जा रही है उससे एयर को बाईपास किया जाता है बाहर से। और इसका यूज क्या होता है? जब यहाँ पे ये गरम एग्जॉस्ट है, बिल्कुल गरम एग्जॉस्ट है, गरम एग्जॉस्ट को जब हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो यहाँ के जो पार्टिकल होंगे उनकी इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो स्टैटिक एयर है, मतलब कि खड़ी हुई एयर है, उस पे जाके टकराएंगे तो नॉइज बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। उस नॉइज को कम करने के लिए, सुप्रेस करने के लिए हम यहाँ से थोड़ी ठंडी एयर भेज देते हैं, ताकि सबसे पहले ये इसके साथ मिक्स हो, उसके बाद ये इसके साथ मिक्स हो। इससे नॉइज कैंसलेशन होती है बेटा। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये इसरो टेक्निकल असिस्टेंट में, नॉइज कैंसलेशन होती है इससे। आई होप इन चीजों को आप लिख रहे होंगे क्योंकि ये नोट्स में नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात क्या होगी टर्बोफैन में? एक तो नॉइज कैंसलेशन और दूसरी एफिशिएंसी। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सी एफिशिएंसी पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे आपको जो आंसर देना है, कौन सी एफिशिएंसी? फ्यूल सर, फ्यूल। नहीं बेटा, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी। इस बात को लिख लो। अब ये क्या होती है क्या नहीं होती छोड़ो, वो हमारे सिलेबस से बहुत बाहर है। बस आपको बाईपास क्या करना सर? बाईपास एयर। जो हमारा टर्बो फैन है, टर्बो फैन में जो बाईपास हो रही है एयर, उसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा नॉइज कैंसलेशन और दूसरा फायदा प्रोपल्सिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। अब बेटा अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट इज प्रोपल्सिव एफिशिएंसी, तो आपने बताना है कि कम फ्यूल में ज्यादा फ्लाई करना, कम फ्यूल में ज्यादा फ्लाई करना, उसको हम प्रोपल्सिव एफिशिएंसी बोलते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक कोई बात समझ में ना आई हो?
बिल्कुल 100% बात समझ में आ गई ये वाली बेटा सभी को? यस या नो बोल दो। सर टर्बोजेट में फैन नहीं होता क्या? हाँ, अभी मैं टर्बोजेट पे ही आ रहा हूँ। अभी टर्बो फैन कंप्लीट समझू मैं अभी तक आपको, इससे बाहर कुछ नहीं है टर्बो फैन में। चलिए, अब टर्बो फैन मेरा कंप्लीट हुआ। बेटा अगर टर्बो जेट के बारे में पूछता है, टर्बो जेट के बारे में पूछता है, तो आपको क्या बताना है? टर्बो जेट में बेटा जो आपका इंजन है वो कहां से स्टार्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। टर्बो जेट इंजन में क्या होगा, बिल्कुल सेम इंजन है, बिल्कुल सेम इंजन है, बट टर्बो जेट इंजन में क्या होगा, आपका सबसे आगे वाला फैन नहीं होगा, यहां से इंजन स्टार्ट होगा। और सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा बेटा इसमें? कंप्रेसर। कंप्रेसर। तो टर्बो जेट इंजन में सबसे पहले होगा कंप्रेसर। इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेसर। और इसको क्या बोलते हैं? सेकंड स्टेज ऑफ कंप्रेसर। क्लियर बेटा? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कंबशन चैम्बर, जहां पे हम एयर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सबसे पहले इस कंप्रेसर ने क्या किया बेटा, जहां भी डाउट आएगा पूछ लेना, क्योंकि ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस लेक्चर के बाद। सबसे पहले इस कंप्रेसर का काम है प्रेशर को राइज करना, जो यहां से एयर आ रही है उसका प्रेशर राइज करना। उसके बाद यहाँ पे जो एयर आई उसका प्रेशर और ज्यादा राइज करना, ये दूसरे कंप्रेसर का काम है। इसलिए इसको सेकंड स्टेज ऑफ कंप्रेसर बोलते हैं, इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेसर बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? कंबशन चैम्बर होता है। कंबशन चैम्बर में क्या होता है? इग्नाइटर लगे होते हैं, जिसको इग्निशन प्लग बोलते हैं। और दूसरा, फ्यूल को स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर लगे होते हैं। उससे एयर के अंदर हम मिक्स करते हैं किसको? एयर टरबाइन फ्यूल को। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हवा जो है, जो आपकी एयर है, वो जलना स्टार्ट करती है, जिससे टेम्परेचर राइज करता है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, टेम्परेचर राइज क्यों किया जाता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। कंप्रेसर वाला फिर बता दीजिए क्या होता है इसमें। कंप्रेसर का क्या काम है? यहां से जब एयर अंदर आई, यहां से जब एयर अंदर आई, सबसे पहले आप ये बताओ, जब आप आईसी इंजन पढ़ते थे, आप सबसे पहले क्या करते थे? जब इसको नीचे लेके जाते थे क्या होता था? सक्शन होता था। बेटा सबसे पहले आप सक्शन करते थे, फिर आप क्या करते थे? कंप्रेशन करते थे, फिर आप पावर स्ट्रोक लेते थे, फिर एग्जॉस्ट लेते थे। सेम चीज यहाँ भी है, सबसे पहले कंप्रेशन करो। सबसे पहले यहाँ पे क्या था? इनटेक था। इनटेक कैसी हुई? यहाँ से इनटेक हो गई चुपचाप, यहाँ से इनटेक हो गई। दूसरा क्या था? कंप्रेशन करना। अब कंप्रेशन यहाँ पे तो ऐसे होता था पिस्टन इंजन में, यहाँ पे कंप्रेसर कैसे होता है? हमने देखा था एनिमेशन में कंप्रेसर कैसे कैसे वर्क करता है। तो कंप्रेसर का काम है, यहाँ से जो एयर आ रही है P1, यहाँ पे जो एयर है P2, तो P2 का प्रेशर बहुत ज्यादा राइज कर देना है P1 से। होता कैसे है? कंप्रेसर में रोटर और स्टेटर ब्लेड लगे होते हैं, हमने देखा था बहुत अच्छे से। रोटर ब्लेड और स्टेटर ब्लेड, दो ब्लेड लगे होते हैं, रोटर और स्टेटर ब्लेड। ये क्या करते हैं? रोटर ब्लेड उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, स्टेटर उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करता है, जिसको हम प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं। उसके बाद P2 जब प्रेशर राइज हो चुका बहुत ज्यादा, उसको और ज्यादा प्रेशर राइज करने के लिए यहाँ पे P3 जो है वो और ज्यादा राइज करने के लिए हम एक और कंप्रेसर का यूज करते हैं। ठीक है बेटा? तो यहां तक हमने प्रेशर राइज कर लिया और उसके बाद उसको जला दे रहे हैं। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, रोटर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है ना? हाँ जी, रोटर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। यहाँ पे हमने कंबशन चैम्बर में क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया। बेटा टेम्परेचर क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि हमें इंथैल्पी इंक्रीज करनी होती है एयर की। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है एग्जाम में। यहाँ पे टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज करते हैं क्योंकि इंथैल्पी इंक्रीज करनी होती है। बट इंथैल्पी क्या होती है बेटा? H इज इक्वल टू क्या होता है? U प्लस PV होता है। टोटल एनर्जी। यस और नो? इसमें होता है इंटरनल एनर्जी और यहाँ पे होता है PV। एक आई थिंक कार्तिक की क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक उसके बारे में, तो मैं उनको बता दूं, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है ना, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, है ना? तो आप इसको क्या लिखते हो? DQ इज इक्वल टू DU प्लस PD भी लिखते हो। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे क्या होता है, आपने DQ को ये लिख दिया और H को क्या लिखते हो आप? U प्लस P भी लिखते हो। तो होता क्या है, जब आप इसको डिफरेंशिएशन करते हो ना, एक होती है टोटल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन कैसे होती है? DH इज इक्वल टू DU प्लस एक बार P को कांस्टेंट रख के DV का करो
और एक बार v को कांस्टेंट रख के p का करो, तो ऐसे लिखा जाता है। अब आपको पता है u प्लस पी डी वी क्या होता है, dq होता है, तो यहाँ से dh आता है dq प्लस vdp, और यहाँ से dq आता है dh माइनस vdp। तो यही आई थिंक आपका एक डाउट था कि ये कैसे आता है, ये समझ में आ गया? हाँ हाँ ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर हम राइज करते हैं बहुत ज्यादा, तो टेम्परेचर राइज करने का मतलब है इंथैल्पी इंक्रीज करना। बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंथैल्पी इंक्रीज क्यों करनी है, क्योंकि हमें उस एयर की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करनी है और फ्लो वर्क भी इंक्रीज करना है। बेटा इसको फ्लो वर्क बोला जाता है, पीवी को। क्यों बोला जाता है पीवी को फ्लो वर्क, जल्दी से बता दो। क्योंकि आप ये ओपन सिस्टम सर, ओपन सिस्टम में आप इसको यूज करते हो, ठीक है। फ्लो वर्क को ओपन सिस्टम में यूज करते हो पीवी, और इसकी मैंने आपको डेरिवेशन भी करवाई थी पीवी की, अगर आपको ध्यान में हो तो ध्यान में रखना। कभी भी आपका फ्लो आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहा हो, कभी भी आगे की डायरेक्शन में फ्लो बढ़ रहा हो, तो यहाँ पे आपको ना फ्लो की एनर्जी बढ़ानी होती है, और फ्लो की एनर्जी बढ़ाने के लिए पीवी को इंक्रीज करना होता है। तो पीवी को इंक्रीज करने के लिए एच इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एच टोटल इंथैल्पी होता है। इंथैल्पी का मतलब है टोटल एनर्जी, दैट इंक्लूड द इंटरनल एनर्जी एंड द फ्लो वर्क। बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत है जल्दी से बता दो। सर। यहाँ पे जो वो है कंबस्शन चेम्बर, यहाँ पे एटीएफ जो लिखे हैं ये क्या है? एटीएफ का मतलब है एयर टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। ये फ्यूल यूज होता है इसमें इग्नाइट करने के लिए इसको। तो आई थिंक यहां तक हर बच्चा मेरे साथ है। तो टरबाइन से पहले कंबस्शन चैम्बर में क्या हुआ, कंबस्शन चैम्बर में आपने हीट की, और हीट करने पर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, अब उसकी इंथैल्पी बढ़ गई। अब बेटा आपको पता है इंथैल्पी बढ़ गई है तो उसके अंदर एनर्जी आ गई है, उस एनर्जी ने यहाँ पे जो टरबाइन लगे हुए हैं उनको घुमाएगी। अब टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन किसके साथ लिंक, टरबाइन किसके साथ लिंक्ड है, टरबाइन आपका कंप्रेसर के साथ लिंक है। तो जैसे ही आप टरबाइन को घुमाओगे तो कंप्रेसर घूमेगा, और उसके बाद यहाँ पे जो एयर निकल रही है, बाहर जो एयर निकल रही है, ये हाई टेम्परेचर की एयर होती है। और इस हाई टेम्परेचर एयर को एक बात ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पे जो थ्रस्ट होती है, जल्दी से मेरे को बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज लाइक संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। बल के समान उपाति होगा। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फोर्स होता है। तो बेटा मोमेंटम होता है क्या है, किसी भी चीज का मास और उसकी वेलोसिटी। तो ध्यान में रखना होता क्या है, जो यहाँ से आपका वी जेट बाहर निकलता है ना बेटा, और यहाँ से जो वी इन अंदर आ रहा है, जो वी एयरक्राफ्ट अंदर आ रहा है, जब आप क्या करते हो, वी जेट में से माइनस कर देते हो वी एयरक्राफ्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हो मास फ्लो रेट ऑफ द एयर जो यहां से इन हो रही है, इसको बोला जाता है थ्रस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसको बोला जाता है थ्रस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, और थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट भी एक फोर्स है आगे की डायरेक्शन में चलने के लिए। तो आगे के डायरेक्शन में चलने के लिए अगर आपको फोर्स चाहिए तो उसको आप थ्रस्ट बोलते हो, और थ्रस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, वी जेट माइनस वी एयरक्राफ्ट इनटू मास फ्लो रेट ऑफ द एयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम का क्या है कि ये वी जेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपको बता दूं ये वी जेट डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, गामा आर टी। बेटा ये जो टेम्परेचर है, एक्चुअली ये भी लिखना गलत है, आप बस इतना मान लो, ये वी जेट डिपेंड करेगा टेम्परेचर एट एग्जिट के ऊपर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेट इंजन में जो थ्रस्ट है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये वी जेट जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपने बताना है यहां से जो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकल रही है उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? अब बताओ जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा थ्रस्ट बढ़ेगी। तो अगर आपको अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, थ्रोटल खोलना पड़ेगा। किसका थ्रोटल, फ्यूल का थ्रोटल। क्लियर यहां तक बेटा? यस और नो? यस सर। सभी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, छोटे से छोटा भी? टर्बो फैन होता है उसमें कौन सा एक गियर लगा होता है आगे? टर्बो फैन में कौन सा गियर लगा होता है? ये सर कंप्रेसर के आगे लगा हुआ होता है ना।
हाँ देखो, मैं आपको क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, टर्बोफैन इंजन का ये फैन बड़ा होता है, ठीक है। तो आप इसको, जो बड़ा वाला फैन है, इसको आप उसी स्पीड से नहीं घुमा सकते जिस स्पीड से कंप्रेसर के रोटर को घुमाना है, अदरवाइज क्या होगा, स्टॉलिंग हो जाएगी। एक वर्ड होता है स्टॉलिंग, बट ये आपके सिलेबस से बाहर है, इसको नहीं आपको करना। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिडक्शन गियर लगे होते हैं। बेटा जल्दी से बता दो, रिडक्शन गियर का क्या फायदा है, एमडी में पढ़ा होगा। उसकी सर वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देती है, और टॉर्क को क्या करती है, बढ़ा देती है, टॉर्क को इंक्रीज कर देती है। तो टर्बोफैन इंजन में रिडक्शन गियर लगे होते हैं, जो टर्बोफैन इंजन को कम स्पीड से घुमाता है। बहुत बढ़िया। तो यहां तक सभी स्टूडेंट मेरे साथ है। मैं बस 2 मिनट और लूंगा आपके। 2 मिनट में थोड़ी सी मैंने कुछ एनिमेशन दिखानी है, ताकि एक बार आपको माइंड में क्लियरिटी आ जाए हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था, ये कोर होता है, और यहाँ से बाईपास होती है एयर, और यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एयर इनकी अंदर की तरफ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्रेसर है, ये कंबसन चैम्बर है, ये टरबाइन है, ठीक है। तो यहाँ से एयर आई, कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करती कैसे है, रोटर ब्लेड घूमते हैं और स्टेटर ब्लेड खड़े रहते हैं। जो रोटर घूमता है वो एयर को किनेटिक एनर्जी देता है, वो किनेटिक एनर्जी एकदम से रुकती है स्टेटर में आके, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। फिर से आगे कि सेम काम होगा, रोटर घुमाएगा, स्टेटर रोकेगा, रोटर घुमाएगा, स्टेटर रोकेगा, ये काम होता रहेगा। तो इस वाली स्टेज में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। जो प्रेशर बढ़ा वो अगली वाली स्टेज में गया, इसको बोला जाता है सेकंड स्टेज। तो ऐसे स्विलिंग करके एयर जाती है, और यहाँ पे जाके भी प्रेशर को इंक्रीज करेगी दूसरे वाले कंप्रेसर में। अब बेटा आपने प्रेशर तो बहुत ज्यादा राइज कर लिया, अब जो प्रेशर राइज किया है उसको जलाना पड़ेगा। क्यों जलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंथैल्पी इंक्रीज करनी है। तो कंबसन चैम्बर में आप क्या करते हो, फ्यूल का स्प्रे करते हो। कौन से फ्यूल का, एटीएफ का। और जैसे फ्यूल का स्प्रे करोगे तो इसकी इंथैल्पी बढ़ेगी। इंथैल्पी बढ़ानी क्यों है, एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसकी टोटल एनर्जी बढ़ानी है। इंथैल्पी होता है U + PV, जिसमें इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क दोनों इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से इंथैल्पी इंक्रीज हुई, जो फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है इसने फ्यूल को इंजेक्ट किया, और यहाँ से आपने इंथैल्पी को बढ़ाया। अब जो आपकी वेरी हाई एनर्जी के साथ एयर निकली है, अभी कंबसन चैम्बर के बाद में कौन सी एयर मिलेगी, हाई एनर्जी हाई प्रेशर एयर। अब वो एयर टकराएगी किसके साथ, टरबाइन के साथ। जैसे ही टरबाइन के साथ टकराएगी तो टरबाइन घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन किसके साथ अटैच है, कंप्रेसर के साथ और फैन के साथ। तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर को घुमाएगा, फैन को घुमाएगा। अगर तो टर्बोफैन इंजन है तो फैन को भी घुमाएगा, और अगर टर्बोफैन इंजन नहीं है तो सिर्फ कंप्रेसर को घुमाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे टरबाइन का ये काम है। यहाँ क्वेश्चन आता है टरबाइन में होता क्या है, तो आपने बताना है एक्सपेंशन होता है। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। टरबाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और लास्ट में है एग्जॉस्ट। यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर निकलता है, और बहुत हाई वेलोसिटी से एयर जो है वो जल के बाहर निकलती है, टेम्परेचर से बाहर निकलती है। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये वाली एयर आपको पता है कि जल के बाहर निकल रही है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में बाहर निकल रही है। तो जो बेटा ये एयर है जो हाई टेम्परेचर से बाहर निकल रही है ना, इसका जितना ज्यादा टेम्परेचर आप राइज करोगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी यहाँ की एयर की। और आपको पता है जितनी यहाँ की एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, थ्रस्ट बढ़ेगा। तो अगर आपको थ्रस्ट बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि आफ्टर बर्नर का क्या यूज है। मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर क्या करता है कि जब आपका टरबाइन के बाद, यहाँ पे तो डायरेक्टली एग्जॉस्ट आ गया, बट वहां क्या होता है, टरबाइन के बाद, यहाँ पे शायद आपको दिखाया था उस दिन मैंने, ये देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका टरबाइन के बाद यहाँ पे एक आफ्टर बर्नर लगा दिया जाता है। और आफ्टर बर्नर का मतलब होता है जो एयर जा रही है ना उसमें और फ्यूल मिक्स करके उसको और जला देना। क्योंकि आपको पता है V jet is the function of temperature at the exit. So as you increase the temperature at the exit, then you increase the velocity jet, and if you increase the velocity jet, then it increase the thrust. So your aircraft speed is increased. तो आप इतना ज्यादा
बहुत ज्यादा अगर थ्रस्ट बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ आफ्टर बर्नर लगा दो, और ये आफ्टर बर्नर क्या करेगा, फ्यूल ऐड करेगा और यहाँ से एयर को बाहर की तरफ फेंक देगा, जिससे आपका एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। किसी को डाउट है जल्दी से बताओ। किसी को डाउट बेटा, यस और नो? बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब एग्जाम का एक और क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था टर्बो फैन, टर्बो जेट, ये दोनों क्लियर हो गए आपके, क्लियर। अब आता है टर्बो शाफ्ट। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें। देखो सर ये लास्ट में लगाया ना आपने, ये हाँ जी बेटा, ये एग्जॉस्ट नोजल है ना, इसमें आप दोबारा बोल रहे हैं कि दोबारा यहाँ से जलना स्टार्ट होगा, तो ये जलना मतलब कैसे होगा फिर दोबारा? जब आपने यहाँ पे कंबशन चैम्बर में किया था वो सेम काम क्या करना है, जब एयर आपकी बाहर निकलने वाली थी नोजल पे, नोजल से जस्ट पहले ही यहाँ पे फ्यूल को दोबारा स्प्रे कर देना है बस आपको। उसके अंदर टेम्परेचर तो पहले से होगा, फ्यूल को दोबारा स्प्रे करोगे और ज्यादा जलेगी, और ज्यादा जलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो थ्रस्ट इंक्रीज करेगा। यस सर। ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना टर्बो शाफ्ट का, वो क्या है वो सुन लो एक बार, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। यहां देखो बेटा, टर्बो जेट इंजन क्या होता है, टर्बो फैन इंजन क्या होता है, समझ में आ गया। अब आती है बात टर्बो शाफ्ट की। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जो आपने टर्बो फैन इंजन में पढ़ा, क्लियर। अब क्या करो, इस वाले फैन को उतार के साइड में रख दो। यहाँ पे जो एयर, यहाँ पे जो ये वाली शाफ्ट आ रही है, यहाँ पे ना एक गियर लगा दो। अब मेरे को बताओ 90 डिग्री अगर आपको रोटेशन ट्रांसफर करनी है तो कौन सा गियर लगाना पड़ेगा? बेवल गियर। बेवल गियर। तो यहाँ पे आपको एक बेवल गियर लगाना पड़ेगा, बेवल गियर। तो बेवल गियर क्या करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ को उठा देगा रोड को, जो यहाँ रोटेशन मिल रही है वो यहाँ मिलेगी, और यहाँ पे आप लगा दो पंखा। अब जो आपका हेलीकॉप्टर होता है, हाँ सर, हेलीकॉप्टर में ही होता हेलीकॉप्टर में क्या है, आपको ऊपर की डायरेक्शन में घुमाना है पंखे को। तो यहाँ से जो सब पूरा इंजन सेम है, पूरा इंजन सेम है, बस जो आप फैन को घुमा रहे थे, अब बेवल गियर से ऊपर वाली रोड को घुमा दो और यहाँ पे पंखा लगा दो, तो टर्बो फैन इंजन बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो टर्बो शाफ्ट इंजन। तो टर्बो शाफ्ट इंजन कहाँ यूज होता है? हेलीकॉप्टर्स में। क्लियर? क्लियर हुआ? यस और नो? है। यस सर। ठीक है। और लास्ट आता है टर्बो प्रोप इंजन। बेटा वो तो उससे भी इजी है। टर्बो प्रोप इंजन आपने सभी ने देखा होगा कि आप अगर देखते होंगे हवाई जहाज को, तो हवाई जहाज आपने कुछ ऐसा भी देखा होगा जिसमें यहाँ पे ऐसे प्रोपेलर्स लगे होते हैं, देखे हैं? यहाँ पे प्रोपेलर लगे होते हैं, यस और नो? देखे होंगे। यस। या आपने ट्रेनर एयरक्राफ्ट देखे होंगे जिसके यहाँ पे लगा होता है, ठीक है? तो पीछे भी रहता है सर। हाँ पीछे भी होता है। तो ये टर्बो, ये इसको बोला जाता है टर्बो प्रोप इंजन, प्रोपेलर इंजन बोला जाता है। ये उससे भी इजी है। इसमें क्या करना है, सेम जो आप ये फैन घुमा रहे थे, अब इस फैन को खोल दो, इससे आगे रोड ले आओ, तो यहाँ पे बड़े वाला पंखा लगा दो, ठीक है? यहाँ पे भी रिडक्शन गियर लगेंगे, बस इसको बोला जाता है टर्बो प्रोप इंजन। तो चारों इंजन आपके कंप्लीट हो गए। फैन के पास डिफरेंस। हाँ जी, इधर सर फैन का डिफरेंस होता है बस फैन का डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, ये इंजन के अंदर ही होता है ये वाला फैन, अगर टर्बो फैन की बात करूं, और वो इंजन के बिल्कुल बाहर होता है, तो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस। बस यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है वो सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टर्बो प्रोप इंजन यूज क्यों किया जाता है, तो आपको बता दूं, टर्बो प्रोप इंजन इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपको लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करनी हो, लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करना है अगर अपना एयरक्राफ्ट, तो टर्बो प्रोप इंजन यूज करोगे। और अगर हाई अल्टीट्यूड पे फ्लाई करना है तो आपको टर्बो फैन इंजन यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको फाइटर प्लेन्स में यूज करना है तो आपको टर्बो जेट इंजन यूज करना पड़ेगा विद आफ्टर बर्नर।
लिख लो इन तीनों बातों को। बेटा सभी को समझ में आ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, लगा दी थोड़ा सा। चलिए आगे। डिलीट कर दिए क्या उसे? हाँ वो डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब देखिए अब मैं आता हूँ अपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे, क्लियर, क्योंकि वो भी एग्जाम में बहुत आता है। एग्जाम में अब आपसे ब्रेटन साइकिल के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ब्रेटन साइकिल को अब हम आराम से समझ सकते हैं क्योंकि हमने एक्चुअल एप्लीकेशन पढ़ ली है। देखो यहाँ पे देखो ब्रेटन साइकिल को ऐसा पढ़ेंगे कि हमें कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जो हमने इंजन अभी तक पढ़ा, ये जो हमने इंजन पढ़ा, हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे एक फैन लगा हुआ था, फैन के बाद यहाँ पे रोटर थे और यहाँ पे स्टेटर थे इसके साथ, यहाँ पे क्या था, कंबशन चैम्बर, और कंबशन चैम्बर के बाद यहाँ पे क्या था, टरबाइन, और यहाँ पे एग्जॉस्ट। अब बेटा ये बताओ कि ये ओपन साइकिल में आएगा या क्लोज साइकिल में आएगा? ओपन सर, मास फ्लो रेट हो रहा। ओपन साइकिल में आएगा क्योंकि यहाँ से आप इन कर रहे हो, यहाँ से आप आउट कर रहे हो, तो ये ओपन साइकिल में आ गया। तो देखो बेटा ब्रेटन साइकिल कौन सा साइकिल है? सबसे पहला क्वेश्चन, ओपन और क्लोज, क्या बोलोगे? ओपन। ओपन। देखो बेटा ब्रेटन ना दोनों तरह के होते हैं, ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, बट आप बोलोगे जेट, जो जेट टर्बो प्रोप इंजन, टर्बो जेट इंजन है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ओपन ब्रेटन साइकिल, क्लियर। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, टर्बो इंजन बोलेंगे ना, केवल टर्बो इंजन। हाँ अगर आप टर्बो जेट, टर्बो प्रोप, टर्बो फैन की बात कर रहे हो तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द क्लोज ब्रेटन साइकिल, सॉरी ओपन ब्रेटन साइकिल। और अगर क्लोज ब्रेटन साइकिल की एग्जांपल कोई पूछे तो जो आपके बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट होते हैं वो आपके क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल होते हैं, उनके ऊपर भी स्टडी करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से मास फ्लो रेट कुछ इन करवाया, मास फ्लो रेट इन करवाया तो कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस किया, ठीक है बेटा। कंप्रेसर ने कंप्रेस किया, उसके बाद क्या हुआ, कंबशन चैम्बर में गया, कंबशन चैम्बर में आपने फ्यूल भरा उसमें और उसे इग्नाइट किया, उसका प्रेशर और ज्यादा राइज कर दिया, उसकी एंथैल्पी और ज्यादा राइज कर दी। उसके बाद दोबारा से आए टरबाइन में, टरबाइन ने आपको वर्क आउटपुट दिया और यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर चला गया। अब यहाँ पे आपको पता है टरबाइन आपको वर्क आउटपुट देगा और कंप्रेसर में आपको वर्क देना पड़ेगा, क्लियर। ये आपका हो गया ओपन साइकिल। बट अगर आपका ये क्लोज साइकिल होता तो क्या होता, यहाँ से आप हीट लेते, उस हीट को रिजेक्ट करते और दोबारा से इसमें कंप्रेसर में डाल देते। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर आपने हीट ली है तो इंजन से हीट आपको रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, तभी आपको वर्क मिलेगा। ये दोनों बातें क्लियर हुई बेटा? यस और नो? यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, यस सर। अब हम एक बात और देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम इसकी एफिशिएंसी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी एग्जाम में आती है। अच्छा अब देखो कंप्रेसर, कंप्रेसर जो होता है उसमें आप वर्क को इन करवाते हो, और बेटा कभी भी आप वर्क को इन करवाते हो और यहाँ पे वर्क को इन क्यों करवाना पड़ रहा है, क्योंकि कंप्रेसर के ब्लेड को घुमाना है, क्लियर। तो मेरे को जल्दी से बताओ, जब भी आपका कोई मूवमेंट कंपोनेंट होता है 1 से 2 जैसा कि कंप्रेसर या टरबाइन में है, तो ये कौन सा आइडियल प्रोसेस होता है? आइसेंट्रोपिक होगा सर। आइसेंट्रोपिक होगा, जिसको हम आइडियल एडियाबैटिक कंप्रेसर भी बोला जाता है, ठीक है।
अगर आपका ये आइडियल है, रियल नहीं है, आइडियल है, तो आपका ये सबसे पहले 1 से 2 प्रोसेस कौन सा होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्लियर बेटा? यहाँ पे नेगेटिव वर्क इन्वॉल्व होगा क्योंकि आप कंप्रेसर में वर्क दे रहे हो, तो यहाँ पे आपने कंप्रेसर में वर्क दिया, तो इसीलिए क्या हुआ, नेगेटिव लिया जाएगा यहाँ पे वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो इसीलिए देखो यहाँ से 1 से 2 में आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको पता है आइसेंट्रोपिक में चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? 0। ठीक है बेटा? अब देखो जब आप 2 से 3 गए तो आपको जो यहाँ पे कंबशन चैम्बर में फ्यूल ऐड करवाना है वो प्रेशर कांस्टेंट का करवाना है। ये बहुत जरूरी है कि प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन करवानी है। अब यहाँ पे जब प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन करवाई आपने 2 to 3, तो प्रेशर कांस्टेंट को टीएस डायग्राम में कैसा दिखाया जाता है? ऐसा। अब मेरे को जल्दी से बता दो, टीएस डायग्राम में वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट में से किसका स्लोप ज्यादा होता है? वॉल्यूम का सर। सभी किसका स्लोप ज्यादा होता है? वॉल्यूम का। सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे बेटा। बाकी स्टूडेंट बोलो जल्दी। बोलो बेटा। वॉल्यूम। इतना लेट आंसर आ रहा है बच्चों का बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। बेटा मेरे को सभी से आंसर चाहिए, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ। मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ, आपने मेरे को रोक के रखा है। जल्दी से बताओ आंसर। वॉल्यूम। चलिए आज आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा एक होमवर्क है आपके लिए कि प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट का स्लोप ज्यादा क्यों होता है, ये आपने कहीं से देखना नहीं है, वो आपने खुद से सोचना है और अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है सभी ने? आपने बताया था। हाँ जी, आपने बताया था। हाँ मैंने बताया था, बट आप सभी ने अपने हाथ से लिखना है, अपने हाथ से आंसर लिखना है। ठीक है? और अपनी कॉपी पे लिखना है। चलिए वापिस आता हूं मैं। तो सबसे पहले आपने प्रेशर कांस्टेंट, जो प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन हो रही है वो की। प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन करने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ से एयर आई और उसने यहाँ पे वर्क आउटपुट दिया। जो यहाँ पे वर्क आउटपुट दिया आपको पता है रिवॉल्विंग कंपोनेंट है, तो इसीलिए फिर से आइसेंट्रोपिक इन नेचर होगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब क्या होगा बेटा, देखो लास्ट में अगर तो यहाँ तक आपका एक कंपोनेंट था जिसको आपने ओपन साइकिल बोला, अगर जेट इंजन की बात हुई तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी कहानी। बट अगर ये क्लोज है तो यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन होने वाली है, ये हीट रिजेक्शन होने वाली है। अब ये बताओ ये किस पे होनी चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट पे या वॉल्यूम कांस्टेंट पे आपके हिसाब से? प्रेशर कांस्टेंट पे होनी चाहिए। देखो इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता होगा अभी, या पता है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसलिए होगा कि हमको कंप्रेसर में फिर कम वर्क देना पड़े सर। कंप्रेसर में कम वर्क देना पड़े। यस सर, क्योंकि प्रेशर उसका पहले से ही ओके ठीक है। देखो बेटा एक्चुअली में क्या है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से चले हो, फिर सेकंड पे पहुंचे हो, फिर थर्ड पे पहुंचे हो, फिर फोर्थ पे पहुंचे हो, यहाँ पे आपका इंजन खत्म हो जाना था। बट अगर आपका ये क्लोज साइकिल है तो इसको क्लोज करने के लिए ना आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है 1 तक पहुंचने का, 4-2 बनाना पड़ेगा। आपको स्ट्रेट ही आना पड़ेगा यहाँ से।
इसीलिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया खुद ब खुद, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, खुद ब खुद प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेटन साइकिल क्या है, तो वहां पे 4 ऑप्शन देगा, आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबैरिक। बेटा ये क्लियर हुआ सभी को? और सर मैंने जो कहा वो गलत है? आपने क्या कहा? जैसे इसका प्रेशर तो राइज हो गया, जैसे आ गया तो 1 पे, इसके बाद जो कंप्रेसर प्रेस करेगा उसको तो कम वर्क देना पड़ेगा फिर। नहीं बेटा, ये एक्सप्लेनेशन गलत मान जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर के वर्क को कम ज्यादा करने का कोई टेंडेंसी है ही नहीं, आपको साइकिल को क्लोज करना है बस। ठीक। बेटा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कोई? अच्छा, अब ये बताओ डीजल साइकिल में क्या होता था? कौन कौन प्रोसेस क्या होता है डीजल साइकिल का? 2 आइसेंट्रोपिक, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर। 2 आइसेंट्रोपिक, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, ऑटो साइकिल में? सर 2 आइसेंट्रोपिक, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ब्रेटन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक, 2 आइसोबैरिक। बिल्कुल क्लियर हो गया। ऐसे ही आपने जो जूल साइकिल का, स्टीरिंग साइकिल का, ये सारे भी याद कर लेने। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जब एक्सपेंशन हो रही है, मतलब WT से एक्सपेंशन हो रही है, तो यहाँ पे वर्क कैसा मिलेगा? ध्यान से रखो, इसमें ज्यादा नहीं कितना ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? तो आप ना याद नहीं करना आपको, आप बस इतना देखो, आपकी जो बाइक का इंजन होता है, ऑटो साइकिल, कितनी पावर होती है उसकी, ठीक है? आपकी गाड़ी का इंजन है, डीजल इंजन है, ट्रक का इंजन है, कितनी पावर होगी? बट अगर आप जेट इंजन की बात करो तो कितनी ज्यादा पावर होती है। तो इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस इतना बताना है कि पावर किसकी ज्यादा होती है, तो आपने ब्रेटन साइकिल को ही टिक लगा के आना है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि ध्यान में रखना, अब ना आपको मैं कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, वो हमेशा शॉर्टकट्स आपको ये ध्यान में रखने हैं। देखो, कभी भी कोई कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट है, मैं बोलूं कि यहां से टोटल एनर्जी इनकी, देखो मेरे साथ इस चीजों को देखना शुरू करना, ताकि आप ना इन चीजों को मेरे साथ रखो और न्यूमेरिकल में यूज करो। कभी भी ना आपको ऐसे चलता हुआ फ्लो दिख जाए, इसकी कहानी अलग होती है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर जो फ्लो होता है, इसकी कहानी अलग होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी फ्लो चल रहा होता है और जब फ्लो रुका हुआ होता है, एक्चुअली में ना ये फ्लो रुका हुआ ही है। जब पिस्टन आप ऊपर नीचे कर रहे हो, इसका मूवमेंट हो रहा है माना, बट ये ओपन साइकिल तो नहीं है, ये ओपन सिस्टम तो नहीं है, क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम में ऐसे फ्लो चलता है। सबसे पहले बताओ यस और नो, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। कभी भी क्लोज सिस्टम हो ना, तो आपको ध्यान रखना है इंटरनल एनर्जी का। कभी भी फ्लो वाला सिस्टम हो तो इसमें इंटरनल एनर्जी के साथ साथ फ्लो वर्क का हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर दो चीजों का ध्यान कैसे इकट्ठा रखें? तो एक काम करो, इन दोनों का ध्यान ना रख के डायरेक्टली एच का ध्यान रख लो, ठीक है? अब देखो, अगर कोई आपका सिस्टम है, मैं बात कर रहा हूं फ्लो वाले सिस्टम की, जिसमें आपका ओपन सिस्टम है। कभी भी किसी सिस्टम में जो ओपन सिस्टम में काम करता हो, मेरे को बताओ, गैस टरबाइन और गैस कंप्रेसर ओपन सिस्टम है, क्लोज है? ओपन है। ओपन है। तो कभी भी ओपन सिस्टम होता है ना बेटा, तो आपकी इंथैल्पी इन करती है और आपकी इंथैल्पी आउट होती है। क्लियर? अगर तो आपने इस सिस्टम से वर्क ले लिया, तो ये इंथैल्पी कम हो जाएगी, ठीक है? और अगर आपने इस सिस्टम को वर्क दे दिया, तो ये इंथैल्पी बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो जल्दी से अगर आपसे कोई पूछे ना कि ब्रेटन साइकिल में कंप्रेसर का वर्क बताओ, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बोलना है मास फ्लो रेट कितना एंटर हुआ। अब कंप्रेसर में तो वर्क दिया गया है, वर्क दिया गया है, तो बड़ा क्या कौन सा होगा, ये वाला। तो डायरेक्टली आपने लिख देना है H2 माइनस H1, मतलब निकाल लो। अब आपके पास इतनी इंथैल्पी है, पहले आपके पास इतनी इंथैल्पी थी, इनका माइनस कर दो तो कंप्रेसर का वर्क निकल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे टरबाइन का बताओ, तो आपको पता है टरबाइन ने तो वर्क दिया है, कब H2 कब छोटा पड़ जाएगा। क्लियर, उस टाइम पे मास फ्लो रेट क्या बताओगे, H1 माइनस H2। हो गया क्लियर? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। अब ब्रेटन साइकिल में आपसे पूछ लिया गया बेटा डब्ल्यू नेट बताओ, तो आपने क्या बोलना है, टरबाइन ने कितना वर्क प्रोड्यूस किया माइनस कंप्रेसर ने कितना वर्क लिया, इनका जो डिफरेंस है वो डब्ल्यू नेट होगा। यस और नो? यस सर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मास फ्लो रेट टरबाइन के लिए लिख सकता हूँ H1 माइनस H2 और माइनस यहाँ पे H2 माइनस H1 है, H2 ये प्लस का H1 हो जाएगा। तो यहां से क्लियर? अच्छा एक बात और, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको 3-4 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, ये 1 2 कंप्रेसर का, 3 से 4 टरबाइन का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, तो फाइनली आपने डब्ल्यू नेट लिखा। देखो अभी तक हमने कुछ भी चीज रटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू नेट आपने लिखा कि डब्ल्यू टरबाइन में से डब्ल्यू कंप्रेसर माइनस कर दो, और आपने देखा कि यहाँ पे ये आपके पास ग्राफ बना था पीवी के बीच में 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं टरबाइन की बात करूं, मास फ्लो रेट सबसे बाहर ही रख लो, टरबाइन की बात करूं तो टरबाइन से वर्क बाहर निकाला जाता है, इसीलिए ज्यादा एंथैल्पी किसकी होगी, S3 की होगी। तो इसकी क्या लिखोगे, S3 माइनस H4 माइनस में, अच्छा पीछे आई थिंक मैंने वो ये थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे देखो माइनस में WC क्या होगा, यहाँ पे वर्क दिया जाता है तो ज्यादा एंथैल्पी किसकी होगी, इसकी, तो H2 माइनस H1। बेटा यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? तो डब्ल्यू नेट आपके सामने आ गया। अब मैं आपसे पूछूं, आपने कितना Q ऐड किया इसमें, हीट कितनी ऐड की है। देखो बेटा, जब भी फ्लो वर्क हो रहा हो और आप हीट को ऐड कर दो, जब भी फ्लो वर्क हो रहा हो और हीट को ऐड कर दो, आप मेरे को बताओ, यहां से इंथैल्पी सपोज H2 गई, यहां से इंथैल्पी H3 गई, क्लियर। अब मेरे को बताओ, जब आपने हीट ऐड कर दी तो H3 बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है Q इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे W था वैसे Q है, दोनों किलो जूल में होते हैं, तो H3 बढ़ जाएगा। तो आपसे कोई पूछे Q ऐड कितना किया, तो क्या बोलोगे, S3 माइनस H2, S3 माइनस S2। बस। तो Q ऐड कितना किया वो आपके पास आ गया मास फ्लो रेट S3 माइनस H2। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ डेरिवेशन, सुन लो ध्यान से, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनर ना यहीं से न्यूमेरिकल पूछ लेता है 1 नंबर का, यहीं से न्यूमेरिकल पूछ लेगा 1 नंबर का, और आपको तो पता है फिर इसका मतलब। अब फाइनली मेरे को बताओ एफिशिएंसी होती क्या है, W नेट अपॉन Q एडिड होती है। आप एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, आपको कितना वर्क मिला डिवाइड बाय आपने कितना दिया, आपने दिया क्या, जितनी हीट ऐड करवाई, वो एफिशिएंसी होती है। तो इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो मास फ्लो रेट S3 माइनस H4 माइनस H2 माइनस H1, और Q एडिड क्या था, मास फ्लो रेट S3 माइनस H2। क्लियर, यहां तक क्लियर बेटा?
अब यहाँ पे एफिशिएंसी फाइनली क्या हो जाएगी आपके पास, इस H3 माइनस H2 को, H3 माइनस H2 को अगर ऐसे लिखोगे थोड़ा सा अरेंज करके, H3 इस वाले माइनस H2 को यहाँ पे लिख दिया, H3 माइनस H2 माइनस का साइन लगा के ये H4 माइनस H1 ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है, डिवाइड बाय H3 माइनस H2। आपको पता है ये भी H3 माइनस H2, ये भी H3 माइनस H2, तो फाइनल क्या इक्वेशन बच जाएगी आपकी, 1 माइनस, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, 1 माइनस H4 माइनस H1 डिवाइड बाय H3 माइनस H2। ये है फॉर्मूला ब्रेटन साइकिल का। और आपको ये भी पता है, अच्छा यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? यस सर। देखो मैं बिल्कुल इजीली आपको बता रहा हूँ, आपको ना सब समझ में आ रहा है, चिंता मत करो। और डेरिवेशन देख के घबराया मत करो, बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशन है, ये आपको बाएं हाथ का खेल है आपके, जब आप एक बार अपने हाथ से लिख दोगे इसको। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस H4 माइनस H1 डिवाइड बाय H3 माइनस H2। बेटा देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, जो मेरे साथ हुई थी, कि कभी कभी ना जैसे हम रिपीटेडली क्लासेस लेते हैं, 4 क्लासेस 5 क्लासेस भी एक दिन में हो जाती है एक ही टॉपिक की, तो कभी कभी माइंड इतना ऑब्सोलीट हो जाता है कि ना जब मैं लिख रहा होता हूँ इक्वेशन, मेरे को याद नहीं होती है इक्वेशन, और मेरे को ये भी नहीं पता कि लिखना क्या है, बट मेरा हाथ खुद ही लिख देता है। तो इसको ना प्रैक्टिस बोलते हैं, और ये प्रैक्टिस स्टूडेंट के अंदर चाहिए होती है। तो ना आप एक अलग चार्ट बना लो एक बड़ा सा, जिसमें ना आपने फ्लूइड की, थर्मो की, एमडी की सिर्फ इक्वेशंस लिखी हो, और अपने रूम में चिपका दो। दिन में आए देख लिया, शाम को गए देख लिया, रूम में आए फिर से देख लिया, इतनी बार देख लेना है कि आपके माइंड में वो स्ट्राइक ही हो जाए। और जब एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली वो इक्वेशन उठाई और सोल्व कर दिया, ठीक है। तो मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा हाथ खुद ही इक्वेशन लिख देता है, माइंड में होती नहीं है इक्वेशन, ठीक है ना। अच्छा तो फाइनली देखो, H को आप क्या लिख सकते हो, सीपीटी लिख सकते हो, यस और नो? डीएच क्या होता है, सीपीटीटी होता है। यस तो H को सीपीटी लिख सकते हो, तो सारे सीपी कट जाएंगे, हर जगह से सीपी कट जाएगा, तो फाइनली एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2। ये है आपकी ब्रेटन की एफिशिएंसी। क्लियर हो गया बेटा? अब मेरी एक छोटी सी बात देख लो, लास्ट एक छोटी सी बात आपको बतानी है। ये आपका होमवर्क है, ध्यान से सुन लेना। 3 इक्वेशन होती है आइसेंट्रोपिक, 3 इक्वेशन होती है आइसेंट्रोपिक की P, V और T के बीच में। 3 इक्वेशन होती है आइसेंट्रोपिक P, V और T के बीच में। ये इक्वेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और याद करनी है। क्लियर हुआ? ये तीनों इक्वेशन आप जरूर अपनी कॉपी में लिखोगे आज ही, ढूंढ के कहीं से, कि 3 इक्वेशन आइसेंट्रोपिक क्या है जिसका रिलेशन पीवीटी के बीच में होता है। बेटा ये होमवर्क जरूरी करके आना है आपको, ठीक है। कल भी क्लास मैं ही ले रहा हूं आपकी, ठीक है। कल मैं ये तीनों इक्वेशन पूछूंगा आपसे। सर वो होती है ना T2/T1 = V2/V1 raised to power गामा माइनस 1 बाय गामा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तीनों इक्वेशंस आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, मेरे को भेजनी है। सर याद है। हाँ फिर भी आपको अपनी कॉपीज में लिखनी है सभी को, और कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ ये बात, ठीक है। चलिए फाइनली मैं यहीं पे अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ आज का। और ब्रेटन का कल मैं आपको बताऊंगा रीजनरेटर लगा के, इंटरकूलर लगा के, रीहीटर लगा के हम अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाते हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए वो जरूरी है,
सर जो सर बॉयलर हो गया सर, कंप्रेसर हो गया सर, वो भी आएगा सर अभी आगे? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो सर इसी में है ना सर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में? पावर प्लांट में ही है। प्रॉपर्टी सर ऑफ इसमें स्टीम। सर इसमें आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी भी होता है ना सर? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होती है कंप्रेसर में। ओके सर। देखो ना, मेरा एक्चुअली में करवाने का तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले जेट इंजन दिखा देता हूँ बच्चे को, ताकि बच्चे को पीछे की कहानी समझ में आ जाए। फिर उसको ब्रेटन साइकिल पढ़ा देना है। ब्रेटन साइकिल के बाद जब उसको एफिशिएंसी निकालनी आ जाए, तब उसको बताना है कि इस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाता है रीजनरेटर के साथ। फिर बताया जाता है इंटरकूलर और रीहीटर्स का फायदा क्या है। उसके बाद कंप्रेसर को अलग पढ़ाया जाता है, टरबाइन को अलग पढ़ाया जाता है। इनमें कुछ एफिशिएंसीज होती हैं, जैसे कि अभी बच्चे ने बोला, ठीक है। और उसके बाद कंप्रेसर और टरबाइन को पढ़ाने के बाद आ जाते हैं बॉयलर पे, ठीक है। ओके। और जैसे प्रॉपर्टी आपको ऑफ मैं, स्टीम भी आएगा ना सर हाँ इसमें? हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, आप प्रॉपर्टी ऑफ नहीं प्योर सर, प्रॉपर्टी सब्सटेंस, ऑफ स्टीम। हाँ स्टीम। प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम हो गया, स्टीम कंडेंसर हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, वेपर पावर साइकिल। वैसे तो आई थिंक आपका, स्पेशली आपका बता रहा हूँ, आपका तो वेपर कंप्रेशन साइकिल हो गया था, हाँ जी सर, ठीक है ना। वो तो हो गया सर हमारा ना सर। ये सर सारे टॉपिक हो जाएंगे ना सर कंप्लीट लास्ट तक? कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक एक चीज कंप्लीट होगी, बट तसल्ली से होगी। फिर इसके उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। हम्म। क्योंकि सर टर्बो के जो आपने पढ़ाया इसके एमसीक्यू मिल नहीं रहे थे ना मुझे, बुक पे तो है नहीं शायद, है? इसके एमसीक्यू नहीं मिल रहे थे आपको? नहीं चलो सर, कोई बुक बात। में नहीं है सर। बुक जो है ना सर, जो है ना यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है ना सर, हाँ जी। उस पे तो प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम से स्टार्ट है ना सर, बॉयलर स्टार्टिंग में दिया ना। अच्छा अच्छा, नहीं ये बस मैंने जो आपको पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा एक बार सुन लेना, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। और जो एग्जाम में अगर एमसीक्यू आया भी तो आप सॉल्व कर लोगे इस इंफॉर्मेशन से जो मैंने आपको दी है। आपको कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर पावर प्लांट काफी बड़ा है ना सर, इसमें बहुत सारे टॉपिक और भी है ना सर। पावर तो प्लांट मैंने सबसे ये छोटा है बेटा। देखो पावर प्लांट ना देखने में एक्चुअली वो बुक के चैप्टर ऐसे हैं कि लगता है बड़ा है, कुछ नहीं है। देखना हम करेंगे ना, तो मैं हाँ जी आपको सर। इस सीक्वेंस में करवाऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि सिलेबस खत्म भी हो गया इसका। इसमें सर ऐसा है ना, 700-800 एमसीक्यू है ना सर बुक में, जो सारे बन जाएंगे तब ठीक हो जाएगा ना सर। बिल्कुल। क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत है ना, छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन काफी है। बस आप मेहनत करो अपनी, हो जाएगा। ठीक है, मैं कल मिलता हूँ सुबह से, ठीक है। और इसके नोट्स आज, इसके जो नोट्स हैं, नोट्स ब्रेटन साइकिल के मैं कल भेजूंगा, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है इसका। तो ब्रेटन साइकिल को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के फिर मैं आपको नोट्स दूंगा। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।